हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी एन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग के यूथ कंपटीशन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ध्यान दीजिएगा। ये आपको 26/2/2022, ठीक है, 26 फरवरी 2022 को ये क्वेश्चन आया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल डेट ये आपको दिया हुआ है दोस्तों। ये आपको बिहार लोक सेवा आयोग एलडीसी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का जो ये हुआ था, उसमें आपको 26/2/2022 का ये प्रश्न इसमें दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें होने वाले हैं शामिल, तो इसको पूरा देखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को नए आए हैं विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग एलडीसी प्रीलिम्स 2021, ठीक है, जो कि 26 फरवरी 2022 को ये प्रश्न आया था, ठीक है, एग्जामिनेशन में। एग्ज़ाम डेट है ये आपको, इस समय आपको एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न हैं। इस पे आपको लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरा प्रश्न आप लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर लंबा हो जाती है दोस्तों तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और अपने ग्रुप में एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दे जल्दी से, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिएगा, यहाँ से आपका 48 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इनमें से कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भागलपुर और बेगूसराय, गांधीनगर और गुजरात, फूल गोभी गोभी और पत्ता गोभी। देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न एक्चुअल में ये हुआ, आपको रीजनिंग था, ठीक है। ये रीजनिंग और मैथ के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, प्राचीनतम वेद कौन सा है इनमें से। प्राचीनतम वेद पूछा गया था ये प्रश्न आपको, ठीक है। 2021 का जो हुआ था, देखिए एलडीसी प्री 2021, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर प्राचीनतम वेद, यानी कि सबसे पुराना, तो ऋग्वेद यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में अगर पूछेगा कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद मंडल की संख्या 10 है। आपको टोटल कितनी होती है, 10, ठीक है। और वहीं अथर्ववेद में मंडलों की संख्या पूछ देगा तो 20 याद रखिएगा, ठीक है, 20 होता है अथर्ववेद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा, जैसा जैसा कि उसका आपको एनालिसिस यहाँ करवाया गया है। देखिएगा, ऋचायों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त भी होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महात्मा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर है कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटी। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ। चंद्रगुप्त देखिए मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व में हुआ। मेगास्थनीज का भारत आगमन कब हुआ। मेगास्थनी भारत कब आया, तो देखिएगा मेगास्थनी जो भारत में आया आपको 305 ईसा पूर्व में आया था। और वही ध्यान दीजिएगा कि अशोक का कलिंग विजय जो हुआ था, तो अशोक का जो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार से आपको कह रहा है कि सबसे बाद की घटना, अंत की घटना कौन सी है, तो 261 बीसी, ठीक है। बीसी में जो है कि उल्टा चलता है, ठीक है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता था। और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद से फिर सीधा चलना स्टार्ट हुआ। यीशु मसीह के जन्म से पहले को हम लोग, ठीक है, बीसी कहते थे, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, कहा जाता था, यानी कि ईसा पूर्व उसको। और यीशु मसीह के जन्म के दिन के बाद को जो डेट जोड़ा जाने लगा तो एडी उसको माने जाना, ईस्वी कहा जाने लगा। एडी यानी कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका। अगला प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। महात्मा गांधी का काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से साल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1869। तो छोटा डेट याद रखिएगा, सभी लोग को मालूम ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी देश के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 54 का देखिए बी हो जाएगा, कुशीनगर, ठीक है। कहाँ, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी, यूपी के देवरिया में पड़ता है। इनकी मृत्यु को
महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनकी मृत्यु हुई उसी को महापरिनिर्वाण। और जो याद ध्यान दीजिएगा, पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इनका देखिएगा 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश अपना कहाँ दिया, तो सारनाथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका उद्देश्य देखिएगा, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की थी। एक यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है ये प्रश्न, कि गुलामगिरी की रचना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी का प्रश्न है ये, टीचर वाले में प्रश्न पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 2 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इनमें से नादिर शाह का आक्रमण, यहाँ पर देखिएगा क्रम वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग को याद होना चाहिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चारों ईस्वी। तो इस प्रकार पूछ रहा है कि सबसे पहले जो कि घटना कौन घटी थी, तो कौन सी इसमें घटी थी, 1761, 64, 57 या 39। तो 1739 वाला, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को 1942 में जयप्रकाश नारायण को, जेपी नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग के जेल में रखा गया था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय जेपी नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जेपी नारायण को गिरफ्तार करके पहले मुंबई की आर्थर जेल में, फिर दिल्ली कैंप जेल में, उसके बाद फिर जा करके हजारीबाग लाया गया था। ठीक है, लेकिन जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए थे जेपी नारायण। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हजारीबाग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसका। जैसे कि आनंद सूची 1 में दिया हुआ है आपको, देखिएगा स्थान और नगर, इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा हम लोग क्या होगा। देखिएगा आनंद भवन, आनंद भवन किससे संबंधित है, तो आनंद भवन आपको प्रयागराज कहाँ है, ये आपको इलाहाबाद में पड़ता है। साबरमती आश्रम कहाँ है, साबरमती आश्रम आपको अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। गांधी जी ने वहाँ से आपको दांडी मार्च जो है कि शुरू किया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका 1 नंबर में चले जाइए, मुंबई में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी देख लीजिएगा आप लोग कि आनंद भवन इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यही वही चीज़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा, फिर मिलान करने वाला ये आपको प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से, सूची 1 में स्थान और निर्माता यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका इस प्रकार देखिएगा, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा आपको क्या निर्माण किसने करवाया था। पहले आपको इस पर सबसे ईजी लेना है, को आपको जो याद हो, जिससे आप लोग छांट सकें। इस प्रकार से आपको इस तरह का प्रश्न छांटा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली का जैसे कि लाल किला ले लीजिए, सबसे इजी है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, शाहजहाँ। फिर इसके बाद हो जाएगा दोस्तों, ये ले लीजिए, आगरा का किला ले लीजिए। तो आगरा का किला किसने बनवाया, तो आगरा का किला बनवाया जा करके बी का क्या हो जाएगा, बी के आपको 4 में चले जाइए, आगरा का किला अकबर। फिर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो अलाई दरवाज़ा हो जाएगा दोस्तों 3 में चले जाइए, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ है, ये कुतुब मीनार आप लोग गए होंगे, वहाँ देखे होंगे, विजिट कीजिएगा। अलाई दरवाज़ा वहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी। ठीक है, और यहाँ पर एक बच गया जा करके इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये नूरजहाँ ने बनवाया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है 60 नंबर यहाँ के, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, पटना में। कब, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता जो है कि गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 में सिखों के 10वें गुरु बने। ठीक है, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के अंतिम गुरु थे।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपको 8वीं में, ठीक है 8वें। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है 8वीं अनुसूची। यहाँ पर देखिएगा 8वीं अनुसूची में पूछेगा कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और उसमें देखिएगा कौन कौन सा भाषा कब जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी 67 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संशोधन में 1992 में आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, जिसमें आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 62 नंबर देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था। अस्थायी सभापति कब चुना गया था, तो 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1946 में चुना गया था, ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। छोटा डेट याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946, जो दूसरी बैठक हुई थी उसी में चुना गया था इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसके देखिएगा पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है 86वें संशोधन। 86वें संशोधन हुआ कब, 2002 ईस्वी, याद रखना जरूरी है ये, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसको में और क्या है कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत शामिल किया गया है। कितना, अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत। इसमें जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है कि अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 64 नंबर देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे कौन, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपको भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, वीवी गिरी भी थे, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। ध्यान दीजिएगा फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के 5वें राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर के, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। 66 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। ध्यान दीजिएगा पंचायती राज अपनाने वाला पूछ रहा है कि पहला राज्य, पहला स्टेट कौन सा था। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला, याद रखिएगा ये जी पूछा जाता है, नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, डेट भी महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। पंचायती राज को कब लागू किया गया, ध्यान दीजिएगा ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा संशोधन और कब। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और इसको लागू किया गया था कब, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए आपको 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री उस समय देखिएगा 2021 के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है प्रश्न, क्योंकि उस समय ये आपको एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी आप लोग करेंट इसको याद कर लेंगे, करेंट भी इस तरह का प्रश्न, ठीक है। 67 का उस समय ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिएगा तो डी हो जाएगा थावरचंद गहलोत, ये उस समय के हिसाब से है, ठीक है। अभी वाला करेंट आप लोग याद करेंगे, करेंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा महान्यायवादी जो है कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76, याद रखेंगे अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का कितना अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन दिया गया है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति किसी को राष्ट्रपति, मान्यतावादी, महान्यायवादी
के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर के, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है इनमें से। देखिएगा, मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। ठीक है, और इसको अनुच्छेद 300 के 1 में आपको रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, 44वां संशोधन में आपको हटाया गया था 1978 में जो हुआ था, संपत्ति के अधिकार को देखिएगा मौलिक अधिकार के देखिए लिखा है ना, सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में आपको ये ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। दिल्ली, आगरा, अयोध्या, मथुरा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सी आपको अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, देखिए दिया होगा इस पर सरयू नदी। ठीक है, दिल्ली, आगरा, मथुरा सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का खालिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के आधार पर पूछ रहा है कि बिहार जो है भारत का कौन से नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आपको बी हो जाएगा तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य आपको कौन सा है, तो बिहार है। देखिएगा, यहाँ दिया है आपको बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान अपने बिहार का आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर देखिएगा जनसंख्या घनत्व पूछ देगा दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या घनत्व को पूछ देगा बिहार का, तो सबसे ज़्यादा अपने बिहार का है जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहता है बिहार में कौन सा जलप्रपात जो है कि नहीं है। हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, ये हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। देखिएगा दिया होगा इसमें, झारखंड राज्य में है, रांची जिले में स्थित है, या स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जबकि धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की पश्चिमी सीमा पर पूछ रहा है, पश्चिम साइड में। ये जैसे डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये पश्चिमी सीमा ही पूछ रहा है, यहाँ पर ही पूछ रहा है कि बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन सा स्थित है, नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी बसा हुआ है पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, 75 नंबर कहता है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। ध्यान देंगे, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, फल्गु, बागमती, पुनपुन या गोमती। पुनपुन तो देखिए बहती है इनमें से, फल्गु भी बहती है इनमें से, और इसमें से बागमती भी बहती है, लेकिन गोमती आपको नहीं है। देखिए गोमती, लखनऊ याद कीजिएगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चले जाए यूपी में आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपका बिहार से नहीं बसा हुआ, ये नहीं नदी बहती है गोमती। ठीक है, देखिएगा गोमती आपको नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है, अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, सबसे विशाल महाद्वीप पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है कि सबसे विशाल आपको महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, देखिएगा आपको कहता है कि यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है आपको ये। ठीक है, पृथ्वी के जो टोटल आपको जितना भी आपको एरिया हो गया उसका 8.8% है सिर्फ एशिया। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से विश्व में आपको टोटल कितने महाद्वीप हैं ये भी याद रखिएगा, 7 महाद्वीप हैं। विश्व के 7 महाद्वीप पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का 29% है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वार्टजाइट, पायराइट, अब्रक, ये तीनों जो है कि आपको खनिज पाया जाता है अपने बिहार में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वार्टजाइट, पायराइट, अब्रक, लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि सभी खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि यमुना नदी का उद्गम
किस राज्य से होता है, यानी कि निकलती कहाँ से है, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है ये देखते हैं हम लोग कहाँ से निकलती है। ये आपको उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड यूके, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम जो है कि उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी, याद रखिएगा, यमुनोत्री एग्जैक्ट जगह पूछ देगा तो यमुनोत्री हिमानी के नामक जगह से निकलती है और यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ आपको चंबल, बेतवा, केन आदि ये सब ये आपको सहायक नदी है यमुना किसकी, यमुना नदी की। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसकी लंबाई आपको 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए इस तरह का कुछ कुछ लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो कि जिसमें क्या मतलब जो एग्जामिनी जो होता है आपको वो खुश हो जाए, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 80 नंबर है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा हीराकुंड बांध आपको, ये आपको महानदी पर आपको ओडिशा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म कह रहा है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जो कि सबसे ज़्यादा किसकी है आपको 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये आपको झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 83 नंबर। यहाँ से कहता है कि नीति आयोग ने किस आयोग का कथन स्थान लिया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि योजना आयोग का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना देखिए यहाँ पर दिए रखा है 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा जो छोटा डेट के साथ 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। यह जो योजना आयोग का स्थान लिया, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सोमन बेरी, उसमें सोमन बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कभी कभी नीति का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, क्या होगा, NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान हिंदी में, ठीक है, याद रखेंगे आपको, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा क्या की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर आपको एनालिसिस में यहाँ पर दिया हुआ भी है कि महालेखा के परीक्षा नियुक्ति से राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और देखिएगा अनुच्छेद भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसका वर्णन है आपको महान्यायवादी का, ठीक है, अनुच्छेद उसकी नियुक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 85 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है। प्रचुर मात्रा में किसकी उपज होती है अपने बिहार में, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या इलायची, तो देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू की प्रचुर मात्रा में यहाँ इसकी उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 86 नंबर की मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है, तो देखिएगा शाही लीची, काफ़ी फेमस है ये मुजफ्फरपुर का शाही लीची, आपको वर्ल्ड फेमस है ये, ठीक है। इसको आपको यहाँ का आपको जो लीची है शाही लीची इंडिया से बाहर भी आपको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और ये भी देखिएगा कि लीची उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया है कि फसल उपज दिया है आपको, अधिकतम उत्पादक राज्य दिया है। तो यहाँ पर से इस प्रकार से देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्तों। एक जूट आपको पश्चिम बंगाल चले जाइए। चाय कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, चाय असम में चले जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद गन्ना आपको चले जाइए, आपको 2 नंबर में यूपी चले जाइए। फिर रबड़ आपको केरल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर से देखिएगा, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कहता है 88 नंबर कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कि दोस्तों कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कि आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। कब, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। ध्यान दीजिएगा भारत में जो सरकार का वित्तीय वर्ष जो चलता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये देखिएगा इस तरह का देखिए प्रश्न पूछा गया है ये। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को अंतिम डेट होता है, ये लास्ट डेट, ठीक है। ये आपको वित्तीय वर्ष है भारत सरकार का, ठीक है, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 90 नंबर देखिएगा, इसका डिटेल्स भी दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और 1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तथा 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई और अंत 31 मार्च 2024 को होगा।
90 नंबर प्रश्न है कि सहकारिता मंत्री दायित्व किसे सौंपा गया है। तो ये उस समय के हिसाब से पूछा है 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस समय ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने पदक प्राप्त किए। भारत ने कितने ओलंपिक 2020 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, कितना पदक प्राप्त किया, तो 7 पदक प्राप्त किया था, याद रखेंगे, ठीक है। अब भारत का तालिका में उस समय 48वां स्थान था, 48वें नंबर पर रहा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा DRDO, ठीक है, DRDO की, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के उद्देश्य से एक एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, चैफ जो आपको ये तकनीक जो है टेक्नोलॉजी जो विकसित किया गया DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया है। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में ये किया गया है। क्या किस लिए देखिएगा उस समय क्या, ये आपको करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर आप लोग लेकर के चलिएगा साथ में, ठीक है। अगर आप लोग का अगर डिमांड होगा तो मैं आपको करेंट अफेयर भी आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में करके आप लोग बताएंगे, लिखेंगे आप लोग। मॉरिशस की राजधानी क्या है, ध्यान दीजिएगा, मॉरिशस की राजधानी आपको क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी आपको पोर्ट लुइस होती है, ठीक है, पोर्ट लुइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन, जापान में येन चलता है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। 96 क्वेश्चन, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास है कि इसके लेखक कौन है, तो लुइस एडिच, ठीक है, लुइस एडिच इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, जैसे कि हिंदी की होती है ना देवनागरी, हिंदी का देवनागरी होता है और इंग्लिश का रोमन होता है, उसी प्रकार आपको पंजाबी भाषा की क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ के गुरुमुखी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 98 नंबर के, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है जो कि हाल ही में देश से भाग गया है। तो उस समय आपको ये क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशरफ गनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो अनामिका, उस समय देखिए पूछा है 2020 का, तो ये सब आपको करेंट वाला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर कहता है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित है। जो 127वां संशोधन जो हुआ 2021 में ये किससे संबंधित है, आरक्षण, नागरिकता, कृषि सुधार या उच्च शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आरक्षण से, रिजर्वेशन से संबंधित है। 127वां संशोधन जो हुआ था 2021 में, ये आरक्षण से पहले तो संबंधित है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, बीज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भ्रूण, यहाँ से भ्रूण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। इनमें निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 102 का 1 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 नंबर की, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, ध्यान दीजिएगा, फफूंदियों में पोषण की जो विधि होती है ना, प्रोसेस क्या होती है, तो देखिएगा मृतोपजीवी पोषण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। फफूंदी जो है कि सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण ग्रहण करती है, अतः फफूंदियों में पोषण मृतोपजीवी पोषण से होता है। क्या है, फफूंदी सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर की, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है कोशिका के कौन से पार्ट में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर, यहाँ से कहता है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो नाम बताना है, क्या है, वातरंध्र, राजधानी, जाइलम या रंध्र। तो ऑप्शन नंबर देखिए काफ़ी इजी ही क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था, रंध्र। देखिएगा इस तरह का, जैसे आपको ये पत्ती जो होता है ना, पत्ती जैसे कि होता है ये, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें जो छोटा छोटा ये छिद्र जो होता है ना, उसी को रंध्र कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि पत्तियों में उपस्थित जिन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा जो है कि श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ब्रायोफाइटा में होते हैं, क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मॉस और लिवरवर्ट, ठीक है, मॉस और लिवरवर्ट होते हैं ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 107 नंबर प्रश्न है कि नारियल के फल का प्रसार होता है। नारियल के फल का प्रसार जो होता है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, रेशा युक्त मीजोकार्प से, रेशा युक्त मीजोकार्प से होता है नारियल फल का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 नंबर यहाँ पर के द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल जो होते हैं, तो सी हो जाएगा समपार्श्विक, ठीक है, समपार्श्विक होते हैं।
द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका ए हो जाएगा प्रोटीएज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है, याद रखिएगा। डिटर्जेंट जो होता है ना, साबुन वगैरह, कपड़ा वपड़ा जो धोने के लिए होता है, देखिएगा कपड़ों से चिकनाईदार जो प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रोटीएज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में है जो कि आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत काफ़ी अच्छी प्रश्न है और पॉपुलर क्वेश्चन है ये आपको। तो देखिएगा बी हो जाएगा डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ठीक है, पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? यौन संचारित नहीं है इनमें से। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, गोनोरिया। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 112 का बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है कि ये यौन संचारित नहीं है, यानी कि यौन वगैरह मतलब जो संचारण से जो होता है आपको बीमारी, ये सब को सिफिलिस होता है, HIV एड्स होता है, गोनोरिया होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर यहाँ पर कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में जो अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा करता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी कि सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? ठीक है, ब्लड से भरा हुआ होता है। किस वर्ग के जंतुओं के का प्रगुहा यानी कि सीलोम? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ का जो जंतु जो होता है उसका प्रगुहा सीलोम जो है कि ब्लड से भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा होता है। देह गुहा जब नियोडर्म से अधिक रहती है तब यह सीलोम प्रगुहा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपवार्म के खंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? टेपवार्म के खंड क्या कहलाते हैं? तो प्रोग्लोटिड कहलाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो पोर्क टेपवार्म कहते हैं, ठीक है, पोर्क टेपवार्म। पोर्क का मतलब समझ ही गए होंगे कि सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। यहाँ ध्यान दीजिएगा टीनिया सोलियम को समान रूप से पोर्क टेपवार्म कहते हैं। यह सुअर मांस फीता कृमि मनुष्य में संक्रमण करने वाली से मानी जाती है। यह द्विपोषी परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन, ध्यान दीजिएगा, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो स्यूडोपोडियम, ठीक है, स्यूडोपोडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, किसके द्वारा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा श्वास रंध्र के द्वारा जो है कि कीट श्वास लेते हैं। 119 नंबर प्रश्न है लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं लाइसोसोम? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये पाचन केंद्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 120 नंबर प्रश्न कहता है कि किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? ठीक है, तो यूग्लिना में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ सबका सही उत्तर। 121 नंबर प्रश्न कहता है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? रबर को सल्फर के साथ अगर गर्म किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर वल्केनाइजेशन कहते हैं उसको। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रोसेस है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला दे तो रबड़ या संबंधित बहुलकों की अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है इनमें से? ठीक है, तो फ्लोरीन जो है कि सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है या सबसे ऋणात्मक तत्व है या हाइड्रोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर यहाँ पर देखिएगा कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो ये पारा की मिश्र धातु है अमलगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्केलॉइड क्या होते हैं? ठीक है, एल्केलॉइड होते हैं क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 125 नंबर की चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। तो चूने का जो पानी है क्लोरीन से प्रोसेस करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, देखिएगा कैसे कैसे बनता है ये। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्टेड बाई CaCl2 प्लस H2O, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 126 नंबर की मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? जब मेंडलीफ ने
पेरियोडिक टेबल का जब ये खोज किया था तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, वही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 63, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 तत्व खोजा गया था जब मेंडलीव के समय में, ठीक है। वर्तमान में भी 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा जो होता है ये इसको खाने वाला सोडा हम लोग कहते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम NaCO3, इसका सूत्र होता है NaHCO3, याद रखिएगा, ठीक है। और जो धोवन सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, याद रखेंगे दोनों। 128 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो है कि आपको एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। 129 है प्रश्न की गैल्वेनाइजेशन होता है, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। तो डी हो जाएगा आपको लोहे पर जस्ते का निक्षेप, यानी कि लोहे पर जस्ते का जो जस्तीकरण किया जाता है उसको जंग से बचाने के लिए उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, गैल्वनीकरण हिंदी में, ठीक है, या शतलेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर के गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह क्या होता है, सी में चले जाइए, ज्वलनशील नहीं होती है यह, इसीलिए भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131 नंबर, यहाँ पर कहता है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो उसका क्वथनांक जो होता है ना हमेशा आपको बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापा जाता है। यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर के प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वायु में से, ठीक है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु में से गुजरेगी तब। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें सी नहीं होगा, डी होगा, कांच में से, ठीक है। प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी ना जब वह गुजरेगी, कांच से गुजरेगी, तो अब इसलिए आपको इसमें से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ दिया हुआ भी है, देखिएगा माध्यम और प्रकाश की चाल, जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 2.99 ऐसे इसका 3 भी देता है यहाँ पर, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, सभी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर यहाँ पर कहता है किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या है। जो ट्यूबलाइट जो आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में ऑब्वियसली होगा, अब तो काफ़ी ये मॉडिफाइड होकर के आ गया, अब चौक नहीं लगता है, लेकिन पहले जिनके घर में यूज़ होता होगा तो चौक लगाने का जो उद्देश्य होता था आप लोग देखे होंगे चौक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा से कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है, उच्च वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है, ये उद्देश्य होता था उसका चौक लगाने का। चौक का कार्य है कि एक ट्यूब में आयनीकरण के लिए पर्याप्त उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है और वह आयनीकरण की स्थापना और पदार्थ के बाद ट्यूब में वोल्टेज को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। तो बरसात की बूंदों का गोल जो है कि आकार क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 136 नंबर की अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा अधिक होगी। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा परिवर्तन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। जब ध्वनि जो है कि वायु से जल में अगर प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम सब बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका अगला प्रश्न कि 137 नंबर कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है। इसका राइट आंसर देखिएगा 138 का, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ आपको कांच की रुई हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसका कार्य करना कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 140 नंबर की पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप जो होता है ये आपको परावर्तन और अपवर्तन दोनों पर काम करता है।
पेरिस्कोप जो होता है प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों पर कार्य करता है। पेरिस्कोप प्रवर्तन अपवर्तन देखिएगा, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे के 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इन दर्पणों की परावर्तक सतह आमने सामने होती है, अतः ऊपर वाले सिरों से प्रवेश करने वाली किरणें द्वारा दर्पण द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर आती है। ठीक है, नीचे की ओर आती है और दूसरे दर्पण के द्वारा परिवर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती है। इसका उपयोग जो है कि आपको पनडुब्बी में किया जाता है, युद्धपोत और सैनिक के द्वारा शत्रु की गतिविधि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है पेरिस्कोप का यूज़। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।